क्या टॉपिक है आज का हमारा? उत्तर प्रदेश की कृषि। तो उत्तर प्रदेश की जो कृषि है, इससे पहले वाले लेक्चर में मौखिक रूप से आप लोगों को बता दिया गया था और थोड़ा बहुत आप लोगों को लिखाया भी गया था, राइट, कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की कृषि होती है, कौन सी कृषि होती है और कितना हमारा उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में किस फसल में अग्रणी भी है। ठीक है, खैर वो नोट्स तो आप लोग लिखोगे, लेकिन थोड़ा सा अभी एडवांस रूप भी इसका पढ़िए। क्लियर है? ये आपका यूपी जीके के जितना भी हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हो, यूपी ट्रिपल हो, लेखपाल की भर्ती हो, जो भी यूपी का एग्जाम होगा उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए आपको बता दें, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में कई सारी नदियां हैं। दक्षिण के पठार से बह के नदियां जाती हैं और हिमालय नदियां भी आती हैं। नदियों का बहुत सारा जमावड़ा है हमारे उत्तर प्रदेश में और नदियों के कारण यहाँ पर क्या बनता है? द्वाब क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? द्वाब क्षेत्र बनता है। द्वाब क्षेत्र का मतलब समझते हैं ना आप लोग? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? द्वाब क्षेत्र। क्लियर है? और वो द्वाब जो क्षेत्र होता है नदियों द्वारा बहाया गया, लाया गया, जलोढ़ द्वारा बनाया जाता है, नदियों द्वारा बनाया जाता है। नतीजा अत्यधिक उपजाऊ होता है और वहाँ पर अत्यधिक खेती होती है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 28 राज्य, भारत के 28 राज्यों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, है ना? और पूरे 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में, है ना? अब आपको बता दें, हमारे उत्तर प्रदेश में 50% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि में लीन है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 50% से ज़्यादा जनसंख्या किस में लीन है? कृषि में लीन है। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था हुई? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या हुई? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वहाँ की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहाँ पर आधे से ज़्यादा क्या होता है? आधे से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। क्लियर है? और हमारे उत्तर प्रदेश में तो सभी लोग कृषि में करते हैं, है ना? कभी फसल की कटाई हुई तो आधे से ज़्यादा लोग आप ही लोग गायब हो जाते हो, है ना? तो यहाँ की जनसंख्या आधी रह जाती है। नतीजा क्या? हमारे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। क्लियर है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ओके। अगर आपके एग्जाम में आ जाए, अर्थशास्त्र में आ जाए कि जहाँ पर 50% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि में रहती है उसको क्या बोलते हैं? तो बता दीजिएगा, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। यानी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे डिपेंड है? कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, आए समझ में? और सीधी सी बात है, जहाँ पर 50% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि करेगी तो वहाँ पर खाद्यान्न भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, खाद्यान्न भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूध सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। और पशुधन भी किसके पास सबसे ज़्यादा है? जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा किसके पास है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आए समझ में? चलिए अब क्या करते हैं, हम आंकड़ों से बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके सुरक्षित आंकड़े हैं तो पेपर बहुत आसानी से निकलेगा आपका। क्लियर है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा जनसंख्या हमारी किस में लीन है? कृषि में। और लगभग 67 से 70% जो भूमि है, 67 से 70% हमारे उत्तर प्रदेश की 67 से 70% जो भूमि है वो लगभग किस में आती है? कृषि योग्य भूमि है। उत्तर प्रदेश का जो हमारा बाउंड्री है, 75 जिले, जितनी भी भूमि कृषि योग्य है या जितनी भी उत्तर प्रदेश की भूमि है, पूरी भूमि में 67% हम लोग जो खेती है, 67% जो भूमि है वो किसमें हम क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्लियर है? अब ये सोचो, आधे से ज़्यादा में तो कृषि होती है ना? और एक चीज़ आपको बता दें, कृषि का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि गेहूँ उगाना या धान उगाना। फलों की खेती भी होती है, फूलों की खेती भी होती है ना? मत्स्य पालन कर रहे हो तो वो भी कृषि में आएगा, मुर्गी पालन कर रहे हो तो वो भी किस में आएगा? कृषि में आएगा, सब कुछ मिला के। ठीक है, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान देता है, बिल्कुल देता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं सप्लाई कौन करता है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा आपका आलू हो गया सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, चीनी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, है ना, दूध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, आए कि नहीं?
आईएएस और आईपीएस भी उत्तर प्रदेश ही देता है, ठीक है। आईएएस और आईपीएस में सबसे ज्यादा नाम किसका आता है? 2 राज्यों का, सबसे ज्यादा यूपी और बिहार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अनुकूल भौगोलिक संरचनाओं के कारण, देखिए क्या बहुत बड़ा पॉइंट इसने बोला है, बहुत बड़ा पॉइंट बोला गया है। उत्तर प्रदेश अनुकूल भौगोलिक संरचनाओं के कारण कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राज्य क्यों ना हो। आप देखिए हमारा उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है वो हिमालय की तलहटी में है, नतीजा मौसम कैसा है वहाँ पे? ठंडा। फिर जहाँ हम रहते हैं चित्रकूट, बुंदेलखंड क्षेत्र, गर्म क्षेत्र। गोरखपुर चले जाइए, बारिश अत्यधिक होती है ना। गंगा का यमुना का मैदान देख लीजिए, मैदानी क्षेत्र जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी हमारा जो उत्तर प्रदेश है चारों दिशाओं से कृषि के लिए संपन्न है ना। और इस भौगोलिक जो इसका क्लाइमेट है, जो भी इसका क्लाइमेट है, मौसम है, और मौसम के हिसाब से अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की कृषि होती है ना। जैसे सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर गन्ना के लिए फेमस है ना। और आपका जैसे लखनऊ, कानपुर, महोबा, मादा, गेहूं, ये वाले जिले गेहूं के चावल के लिए फेमस है ना। फेमस है कि नहीं? धान के लिए फेमस है। तो अलग अलग प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले अलग अलग अनाज के लिए फेमस है। क्लियर है? 2011 की जनगणना अभी आपको छात्र बता दें, 2011 की जनगणना के अनुसार ही अभी प्रश्न आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि 2011 के बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई। हर 10 साल में जनगणना होती है और 2011 में जनगणना हुई है, इसका मतलब जनगणना कब होनी चाहिए? 2022 में। कोरोना काल की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई। नतीजा क्या हो सकता है कि जनगणना 2023 या 24 में, है ना। तो जब उसके फाइनल आंकड़े आएंगे कि कहां पर कौन सी जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। लेकिन अभी फिलहाल जितने भी पेपर दोगे, जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती है तब तक आपका 2011 के अनुसार ही क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? और 2011 के अनुसार ही आपको उत्तर लगाना है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या का मतलब क्या? जो कार्य कर रही है, 59.3% लोग किसमें जुड़े हैं? कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों से। कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों से। आप जरा मुझे बताइए कृषि से संबंधित कार्य क्या होते हैं? कृषि से संबंधित कार्य क्या होते हैं? तुम सब के सब किसान हो, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। निराई, बुआई और दवाई डालना, है ना, खरपतवार को हटाना, समय समय पे पानी देना, ये कृषि और कृषि का कार्य नहीं हो गए, है ना। सब लोग जाते हैं ना पानी लगाने। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश की 59.3 जनसंख्या किसमें लीन है? कृषि में। तो कौन सा अर्थव्यवस्था? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की, ठीक है। आए समझे? फिर देखिए कार्य से जुड़े हुए हैं और इसमें ये जो 59.3% है, 59.3% है, इसमें भी प्योर 29% लोग क्या है? कृषक। और 30.3% लोग क्या है? कृषि श्रमिक। तो कृषक और कृषक श्रमिक में अंतर क्या है? कृषक का मतलब प्योर किसान और श्रमिक मतलब खेत में काम करने वाला आदमी। तो क्या आप बोल सकते हो कि किसान, लेकिन कौन सी कैटेगरी में? मजदूर की कैटेगरी में। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपकी ज़्यादा ज़मीन है तो फसल ज़्यादा होती है, मशीन अगर नहीं आ रही है तो आप कृषक मजदूरों से कटाई करवाते हैं, है ना। तो वो कृषक मजदूर किस में आएंगे? ठीक है, ऐसा में हमारी 59.3% जनसंख्या कृषि में लीन है और इसमें भी 29.0 क्या है? कृषक है और 30.3 लोग क्या है? कृषि हैं। तो ये तो बेरोजगार लोग हैं ना, ये बेरोजगार लोग हैं तभी तो कृषि कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जहां पर चरम सीमा पे है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे। ठीक है, आए समझ में? इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? आगे बढ़े। देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर हम अपने भारत के मैप पे देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो एक स्थिति है, पोजीशन है, वो ये है। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमेशा जब भी पढ़ो थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ो, थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ो। आप लोगों को पता है ना कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सी रेखा बताइए? कर्क रेखा है ना। और कर्क रेखा हमारे
भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और क्या, मिजोरम। कितने हो गए? 8 राज्य। और एक चीज और देखिए, मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये 3 रेखाएं ऐसी हैं जिनको समताप रेखाएं बोला जाता है। और इन्हीं रेखाओं पर सूर्य लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है ना। और जहां पे सूर्य लंबवत चमकता है वहां पे सीधी रेखाएं आती है सूर्य की, मतलब क्या, तापमान वहां का ज्यादा होगा। तो जरा बताइए, इस कर्क रेखा से ये जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये पास में है ना, इसका मतलब यहाँ पे गर्मी क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। और इस कर्क रेखा से दूरी में क्या है? ये सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, बरेली और ये लखीमपुर खीरी, ये वाला इलाका। और आपको बता दें, उत्तर जाओगे, उत्तर में तो ये हमारी महान हिमालय की पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऊंचाई के साथ साथ में इसका तापमान क्या है? घटा है। तो और यही क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र कर्क रेखा से दूर भी है। तो कर्क रेखा से दूर है तो सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी। और जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां पे तापमान क्या होती है? कमी होती है। तो अब आप ही बताइए, आप ही जरा मुझे बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे तापमान, यहाँ पे मौसम कैसा होगा? गर्म होगा ना, क्योंकि कर्क रेखा के नजदीक है। और यहाँ पर कैसा होगा? ठंडा। क्यों? हिमालय की तलहटी में है ना। तो यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु अलग होगी, तो यहाँ की फसलें भी क्या होगी? अलग होगी। आए समझ में? ये चीज समझे। देखिए, यहाँ पर जिले हैं, सहारनपुर है, बिजनौर है आपका, और मुरादाबाद है, बरेली है, लखीमपुर खीरी है, यहाँ पर आपका महाराजगंज है, बस्ती है, और यहाँ पर संत रविदास, ये एक और यहाँ पर संत रविदास ऐसे कुछ करके है, ये जिला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब जिले हिमालय की तलहटी है। नतीजा तराई क्षेत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र मतलब जहां पर हिमालय खत्म होता है, मैदानी क्षेत्र शुरू होता है, जहां पर जंगल झाड़ होता है, और जंगल झाड़ से नदियां बह के वही जंगल झाड़ का जो अवसाद बहा के मैदानी क्षेत्र में जमा। क्लियर है? आए समझ में? आगे सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, अब इतना बड़ा राज्य होने की वजह से जलवायु में भी अंतर है। और जलवायु में क्यों अंतर है मैंने अभी बताया, कर्क रेखा के दूर और कर्क रेखा के नजदीक होना, है ना। तो हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश को कुल 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। कितना? 9 जलवायु। पॉइंट टू बी नोटेड। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एग्जाम में यूपी जीके में डायरेक्टली पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कितना, उत्तर प्रदेश को कितना जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितना जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? उत्तर क्या होगा उसका? 9 जलवायु क्षेत्र। कितना? 9 जलवायु क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के मंडल कितने हैं? 18 मंडल। और ये उत्तर प्रदेश का क्या है? जलवायु क्षेत्र। तो कितने जलवायु क्षेत्र? 9 जलवायु क्षेत्र। अरे इतना विशाल राज्य है, 9 जलवायु क्षेत्र बनता है। अब विशाल राज्य की बात आती है तो हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। बिल्कुल सही। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे क्या आता है? उत्तर प्रदेश आता है। चौथे नंबर पे क्या आता है? उत्तर प्रदेश। अब देखिए, चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। इतना बड़ा क्षेत्र है, जनसंख्या भी बड़ी है, ठीक है। जनसंख्या में देखा जाए तो कम से कम 8-10 देश के बराबर है हमारा उत्तर प्रदेश। मानते हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश को तो देश घोषित कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश, पर नहीं घोषित कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा है, विभाजित राज्यों का अविभाजित भारत। मतलब राज्य विभाजित हो सकता है लेकिन भारत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश देखिए क्या बोल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर प्रदेश को वर्षा के हिसाब से, भूभाग के हिसाब से, तापमान के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से कितने जलवायु क्षेत्र? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। क्लियर है? अब एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन सा क्षेत्र। भाबर और तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र लखनऊ वाला क्षेत्र,
बुंदेलखंड चित्रकूट वाला क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र गोरखपुर बस्ती वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र महाराजगंज वाला क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर, और विंध्याचल क्षेत्र प्रॉपर चित्रकूट किस में आएगा? विंध्याचल क्षेत्र में आएगा। विंध्याचल, ये देवांगना घाटी, पंपासु जानते हो ना, साफ साफ लिखा है विंध्य श्रेणी। क्या लिखा हुआ है? विंध्य श्रेणी। तो चित्रकूट कौन से श्रेणी में आता है? विंध्य श्रेणी वाली में आएगा ना। अब विंध्य श्रेणी मतलब मध्य प्रदेश के पास, अब मध्य प्रदेश से गुजर रही है कर्क रेखा, मतलब ये विंध्य श्रेणी किसके पास है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा में सूर्य की लंबवत किरणें चमकती है, मतलब ये क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा। आपने देखा होगा ना कि हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के आसपास बुंदेलखंड में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पतझड़ वाले वन। क्यों? गर्मी ज्यादा झेलते हैं। ठीक है, एक ऋतु आती है, पत्तियां गिरा देते हैं, नई पत्ती आती है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है, सूखा घोषित क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा कम होती है ना, पानी का बड़ा संकट रहता है यहाँ पे, रहता कि नहीं रहता? तो कितने जलवायु क्षेत्र हुए हमारे? 9। एक बार फिर से, भाबर तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, और क्या बोल रहा है? और क्या बोल रहा है? बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। समझ गए? हालांकि एक एक नाम नहीं होगा, ठीक है, एक एक नाम आपका नहीं पूछेगा, सिर्फ केवल इतना पूछेगा कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए 9। क्लियर है? यूपी जीके के 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 6-7 भी आए, पर पूरे यूपी जीके के क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है बुंदेलखंड क्षेत्र। ये वाला कौन सा क्षेत्र है आपका? ये भी सोनभद्र वाला क्षेत्र है, विंध्य श्रेणी वाला क्षेत्र, ठीक है। और इसी के पास देखिए यहाँ पे चित्रकूट है। और ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर वाला, ठीक है। ये इधर आपका कौन सा क्षेत्र है? जो बिहार से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश के बिहार से, गोरखपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, क्या आएगा? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसी के ऊपर ये क्षेत्र जो नेपाल से लगा हुआ है, ये क्षेत्र जो नेपाल से लगा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, है ना। फिर उसके बाद देखिए, ये जो हरा हरा क्षेत्र है, ये जो नेपाल और उत्तराखंड से लगा हुआ है और हिमालय पर्वत की तलहटी में है, कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अरे यहीं से तो नदियां बह के नीचे की तरफ जो है अवसाद लाती है, और इसने उत्तर भारत का मैदान बनाया है। प्रश्न में पूछता है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान कौन सी 3 मुख्य नदियों ने बनाया है? तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आता है। लेकिन अगर यूपी जीके की बात करोगे तो बढ़िया आराम से बता दीजिएगा, क्या? गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और गंडक और क्या? कोसी। ये सब नाम, रामगंगा नदी, ये सब नाम बता दीजिएगा, ठीक है। इन्हीं से बना है हमारा उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र। बीच में आएंगे, ये बीच में लखनऊ कानपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पे तो गंगा यमुना बहती है, दोआब क्षेत्र है। तो ये क्या है? मध्य मैदानी क्षेत्र। क्या होगा ये? मध्य मैदानी क्षेत्र। थोड़ा राजस्थान की तरफ आ जाओ, ये राजस्थान से सटा हुआ इलाका, ठीक है। पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। थोड़ा सा चले जाओ तराई क्षेत्र से नीचे और पश्चिमी क्षेत्र से ऊपर, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है बताइए? पश्चिमी मध्य मैदानी क्षेत्र। फिर उसके बाद दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र, दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र, ये क्या है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये पूरा उत्तर प्रदेश इस हिसाब से बना हुआ है कि इसमें 9 जलवायु क्षेत्र है। कितने? 9 जल। और इन्हीं 9 जलवायु क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से फसलें होती हैं, और यही कारण है कि कई खाद्यान्न फसलों में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो अग्रणी है, रैंक नंबर 1 है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जरा एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आएगा। क्लियर है? जैसे देखिए, सबसे पहले कृषि जलवायु क्षेत्र के नाम ये लिखे हुए हैं और उसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं वो देख लेते हैं। कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 9। पहला देखिए, भाबर और तराई क्षेत्र।
भाबर और तराई क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं जरा देखिए। इसके अंतर्गत हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र, जब भी तराई नाम सुन लो, भाबर नाम सुन लो, समझ जाइएगा कि भैया हमारे देश में एक महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो नीचे वाला क्षेत्र है, फुट हिल मतलब हिमालय की तलहटी, ठीक है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र। तो जरा देखो तराई क्षेत्र में क्या क्या आता है। भाबर और तराई क्षेत्र में क्या क्या आता है भैया, बताया था ना। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, इतने जिले हमारे किस में आते हैं? तराई क्षेत्र में। एक जिला इसमें और जोड़ लीजिए, क्या? गोरखपुर, ठीक है। आयसन में पूछता है कि गोरखपुर किस जिले, कौन से क्षेत्र में आता है? तराई क्षेत्र में आएगा। क्लियर है? आयसन में गोरखपुर आ गया। तो ये हमारे जिले, ये ऐसे जिले हैं जो ध्यान दीजिएगा नेपाल और उत्तराखंड के पास में है। और नेपाल और उत्तराखंड के पास में है, नेपाल और उत्तराखंड में तो हिमालय है, पास में है मतलब हिमालय के नीचे है, ठीक है। और हमारे भारत में कई हिमालयी नदियां हैं जो हिमालय से बह के आती हैं, तो वो इसी क्षेत्र को पार करके आती हैं। और जब इस तराई क्षेत्र को पार करके आती हैं तभी वह अपने साथ अवसाद बहा के लखनऊ, कानपुर जैसे क्षेत्र में जमा करती हैं और उससे बनता है एक मैदानी क्षेत्र जिसको उत्तर प्रदेश का मध्य मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में मैदानी क्षेत्र मतलब ये वो इलाका होगा जो हरियाणा, राजस्थान से जुड़ा होगा। तो जरा देखिए क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है? मेरठ मंडल के अंदर जितने भी जिले आएंगे, जैसे आपका गाजियाबाद है, जैसे आपका सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, तो ये सब किस में आएंगे? आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मैंने क्या बताया? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का मतलब जो जिले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से टच होंगे, क्योंकि वह हमारे किस में आते हैं? पश्चिम क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। मंडल की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरठ मंडल। क्लियर है? आयसन में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल? 18 मंडल, ठीक है। आगे देख लीजिए, हमने किन की बात की थी? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कौन सा क्षेत्र? भाबर और तराई। फिर से मैप में देख लीजिए, देखिए ये हमारा मैप है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैप है और तुम लोग कहाँ पढ़ रहे हो? चित्रकूट में। ये रहा चित्रकूट, ये देखिए ये मध्य प्रदेश से जुड़ा चित्रकूट। क्लियर है? और हम कौन सा पढ़ रहे थे? भाबर और तराई क्षेत्र ना। मैंने क्या बताया था? भाबर और तराई क्षेत्र कहाँ पर होगा? हिमालय की तलहटी। ये रही हिमालय की तलहटी और यहाँ से जितने जिले जुड़े हुए हैं सब किस में आते हैं? भाबर और तराई। देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और यहीं पर देखो गोरखपुर भी है ना। देखो ये देखिए गोरखपुर यहीं से है, तो गोरखपुर भी किस में आता है? ये कौन सा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का? तराई क्षेत्र, ठीक है। आयसन में यहाँ से कई सारी हिमालयी नदियाँ बह के आती हैं, कई सारी हिमालय नदियाँ ऐसे बह के आती हैं और इस क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में अवसाद इकट्ठा करके भर देती हैं। यही है हमारा मध्य मैदानी क्षेत्र, ठीक है। दूसरा कौन से क्षेत्र की बात की थी हमने? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र ना। क्या बोला था उसने? मेरठ मंडल। ये देखो ये उत्तर प्रदेश में ये रहा मेरठ, ठीक है। अब मेरठ से बागपत क्रॉस करोगे तो ये रहा क्या? हरियाणा। तो देखो सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, ये सब हमारे क्या है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मैदान का मतलब वहाँ पहाड़ नहीं होंगे, एकदम समतल क्षेत्र होगा। अब चित्रकूट किस में आएगा? चित्रकूट किस में आएगा? चित्रकूट हमारा किस में आएगा? मैदानी क्षेत्र में तो आएगा, पर पठारी क्षेत्र में भी आएगा। ये विंध्याचल श्रेणी क्या है? पठारी क्षेत्र है ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा भैया? बरेली और मुरादाबाद मंडल। क्या आएगा? बरेली और मुरादाबाद मंडल। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत बरेली और मुरादाबाद आएगा। इसने नाम क्या दिया है? मध्य पश्चिमी, मतलब पश्चिम में भी होगा और उत्तर प्रदेश के हल्का सा मध्य में भी होगा। तो चलिए देखिए जरा मैप, ये देखिए कहाँ पे है बरेली? ये रही बरेली,
और क्या, मुरादाबाद। यानी ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है संभल और बदायूं, ये हमारा पश्चिमी मध्य मैदानी क्षेत्र है। क्या है? पश्चिमी मध्य मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर भी हिमालय की नदियाँ आती हैं। आए समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला उसने? दक्षिण पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दक्षिण पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसके तहत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत आगरा मंडल और उसके आसपास के जिले। जरा देखिए, दक्षिण पश्चिमी यानी उत्तर प्रदेश के हल्का सा दक्षिण में और हल्का सा क्या पश्चिम में। चलिए फिर से मैप देखते हैं, क्या बोला था? दक्षिण पश्चिमी और कौन सा मंडल? आगरा मंडल। देखो राजस्थान से टच होता हुआ ये वाला क्षेत्र, ये देखिए आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, ये क्षेत्र किस में आएगा भैया? दक्षिण पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। आपको अभी जलवायु क्षेत्र बता रहे हैं और इसके बाद ये भी बताएंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सा खाद्यान्न ज्यादा होता है। क्लियर है? आए समझ में? आगे देखिए, आगे क्या बोला उसने? मध्य मैदानी क्षेत्र, गंगा और यमुना का द्वाब क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र, गंगा और यमुना का द्वाब क्षेत्र। देखिए, इसके अंतर्गत कानपुर एवं क्या लखनऊ मंडल, कानपुर एवं लखनऊ मंडल तथा कुछ फतेहपुर जिले के भी क्षेत्र। क्या बोला है? कानपुर और लखनऊ मंडल किस क्षेत्र में? मध्य मैदानी क्षेत्र। आगे क्या बोला है? बुंदेलखंड क्षेत्र। इसमें क्या था? झांसी और चित्रकूट मंडल के क्षेत्र। किसमें? बुंदेलखंड। देखते हैं हम, सबसे पहले क्या बताया था बताइए? मध्य मैदानी क्षेत्र कहां पर? लखनऊ कानपुर का ये वाला क्षेत्र। कौन सा? ये वाला क्षेत्र है। देखिए, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, कानपुर देहात, कन्नौज, ये वाला। अब ये मैदानी क्षेत्र क्यों बोला गया है? क्योंकि जो भी हमारी मुख्य नदियां हैं वो यहाँ तक तो आती हैं, इसके बाद चली जाती हैं कहाँ? पूर्व में। और ये गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र है, अत्यधिक उपजाऊ है ना, जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। यहाँ पर यूपी जीके का एक प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का मध्य मैदानी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़। जलोढ़ का मतलब क्या होता है? अवसाद। जलोढ़ का मतलब क्या होता है? अवसाद। अवसाद का मतलब नदियां जो कचरा बहा के लेके आएंगी कहां से? तराई क्षेत्र से। वो कहां जमा करती हैं? अत्यधिक उपजाऊ होता है। ठीक है? भारत, उत्तर प्रदेश का अत्यधिक गेहूं यही होता है। क्लियर है? अरे मिट्टी अच्छी मिल गई तो क्या अच्छा नहीं होगा? बताइए। चलिए, और क्या बताया गया था इसमें? और क्या बताया गया था? बुंदेलखंड, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा और कौन सा क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र। और कभी भी बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम आएगा ना, ध्यान दीजिएगा, ये मैदानी क्षेत्र नहीं है, ये पठारी क्षेत्र है। किसका हिस्सा है? दक्षिण के पठार का। नतीजा, इसी क्षेत्र में काली मृदा भी पाई जाती है। इसी क्षेत्र में काली मृदा भी पाई जाती है। और सबसे ज्यादा काली मृदा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में। लिख लीजिएगा पॉइंट, पूछता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सबसे ज्यादा काली मृदा कहाँ पाई जाती है? ललितपुर जिला। और ललितपुर जिला का प्रश्न और भी पूछता है, वो इसलिए कि ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। किससे? मध्य प्रदेश से, बहुत से। क्लियर है? आया समझ में आप लोगों को? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपने मैप देख लिया। और क्या बोला है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पूर्व का मैदानी क्षेत्र क्या आएगा इसके अंतर्गत? वाराणसी मंडल, अयोध्या मंडल, आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज मंडल। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं भाई, कहाँ पे है पूर्वी? ये देखिए, ये है पूर्वी, भारत का पूर्वी क्षेत्र। कौन कौन सा मंडल आएगा इसमें? अयोध्या मंडल, और ये देखिए बनारस मंडल, और प्रयागराज मंडल, और आजमगढ़ मंडल। ये है भारत, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, है ना, यानी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ की जलवायु अलग होगी,
पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गंगा नदी बह के तो यहीं जाती है ना, और भी कुछ नदियां बह के आती है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। कैसी? जलोढ़ मृदा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी जहां जहां बह के जाएगी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। तो गंगा नदी तो क्रॉस कर रही है ना इधर, है ना, ये इधर बनारस से होते हुए, ये ऐसे बनारस से होते हुए ऐसे जा रही है बिहार में, तो ये वाला क्षेत्र जलोढ़ मृदा तो पाएगा ही पाएगा, है ना। चलिए, और क्या बताया गया था भाई इधर? उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ रहा है? देखिए, इसके अंतर्गत गोरखपुर मंडल और गोंडा का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश क्या? एक तो पूर्व और एक तो उत्तरी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की दिशा कुछ ऐसी होगी, उत्तर पूर्वी, है ना। तो जरा देखिए इसमें क्या आएगा। देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये पूर्व और उत्तरी पूर्व, यानी ये वाला क्षेत्र जो बिहार और नेपाल से लगा हुआ है। ठीक है, जो बिहार और नेपाल साइड लगा हुआ है, पूर्व साइड, है ना। तो पूर्व साइड कौन कौन से? देखिए, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, ये सब किस में आएंगे भैया? ये सब उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आएंगे। किस में आएंगे? उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा एक जलवायु क्षेत्र हो गया। उसके बाद लास्ट विंध्य क्षेत्र। ठीक है, आप सब लोगों को पता है विंध्य क्षेत्र मतलब विंध्य श्रेणी, है ना, जो पुरानी श्रेणियों में से एक है। गुजरात से लेकर बिहार तक इसका विस्तार है, और हमारे चित्रकूट से होते हुए ये विंध्य श्रेणी बिहार को जाती है। ठीक है, हमारे चित्रकूट में भी देख लीजिए, इसका अच्छा खासा विस्तार है विंध्य श्रेणी, और विंध्य श्रेणी कर्क रेखा के पास है, मतलब यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा। अब पतझड़ वाले वन पाए जाएंगे, सूखा क्षेत्र होगा, और तापमान जहां पर ज्यादा होता है वर्षा वहां पे कम होती है। क्लियर है? जैसे राजस्थान, औसतन वर्षा कितनी होती है साल भर में? 10 सेंटीमीटर मात्र। कितनी? 10 सेंटीमीटर। मौसम रामचेरा पूंजी में कितनी होती है? 1000 सेंटीमीटर, जो विश्व में सबसे ज्यादा है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं विंध्य क्षेत्र, थोड़ा सा विंध्य क्षेत्र को देख लेते हैं। देखिए, ये यहां से कौन सा क्षेत्र चालू हो गया? मध्य प्रदेश का ना। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विंध्य श्रेणी का, तो विंध्य श्रेणी ऐसे निकल जाती है। देखिए, ये यहाँ पर चित्रकूट को टच करते हुए प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस और ये बिहार निकल जाती है ऐसे। चित्रकूट का कौन सा इलाका हुआ? चित्रकूट वाला। चित्रकूट का भी दक्षिणी क्षेत्र, चित्रकूट जिले का भी कौन सा क्षेत्र? तो आप लोगों को अब समझ में आया कि हम चित्रकूट जिले के भी दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं, जहां पे और अगर दक्षिण में जाएंगे तो मध्य प्रदेश मिल जाएगा। और यही कारण है कि आप मध्य प्रदेश का एमपी पुलिस का फॉर्म भरते हो, नजदीक है ना, क्या पता सतना में पोस्टिंग मिल जाए, है ना। तो घर से ही आप अप एंड डाउन कर लोगे, है कि नहीं? आए समझ में आप कहाँ रहते हो आप लोग? क्लियर है? चलिए, यहाँ से इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक साथ इसको पढ़ाना संभव नहीं। ठीक है।